हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने जीएसटी के संबंध में वैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में कुछ चर्चा की थी। वैल्यूएशन के संबंध में चर्चा की थी कि रिलेटेड पार्टीज अगर हैं उनका वैल्यूएशन का मेथड कुछ अलग होगा और रिलेटेड पार्टीज किसे मानेंगे किसी ट्रांजैक्शन में, इसके बारे में भी आपको बताया था। अब आज हम बात करेंगे, अगर कोई ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टीज के बीच में है या डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में है तो उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, उसका मूल्य क्या माना जाएगा जिस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाए। रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रांजैक्शन नॉट होली इन मनी और एट फेयर वैल्यू। ये कब लागू होगा? जब रिलेटेड पार्टीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो फेयर मार्केट वैल्यू पर नहीं हुआ है अथवा पूरा मनी में नहीं हुआ है। हमने जो कंडीशंस उसमें पढ़ी थी कि ट्रांजैक्शंस मनी में होगा, दो नॉन रिलेटेड पार्टीज के बीच में होगा और कंसिडरेशन मनी में ज्ञात किया जाएगा। क्योंकि ये कंडीशंस यहाँ पूरी नहीं हो रही है तो रिलेटेड पार्टीज में यदि ट्रांजैक्शन मार्केट वैल्यू पर नहीं हुआ है या कुछ कैश दिया गया है और कुछ उस अदर काइंड्स या अदर तरीके से उसको दिया गया है, सर्विसेज में दिया गया है या काइंड्स में दिया गया है। कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन दो तरह से दिया है, कुछ मनी में दिया और कुछ अदर देन मनी में दिया है, पूरा मनी में नहीं है, तो उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए इसके संबंध में बताया है। Hence, the related parties shall ensure that the associated rules apply during the transactions. ऐसी स्थिति में पार्टीज को ये चाहिए कि वो एज पर रूल्स इसका वैल्यूएशन करें और उसी के अनुसार वो जीएसटी कलेक्ट करें। इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो इस तरह से दिखाया है। ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शंस द रिलेटेड पार्टी शैल फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। कब होगा? व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज फॉर ए कंसिडरेशन नॉट wholly in money or not at a market price, then the valuation of supply should be calculated as under। कैसे किया जाएगा? ये क्रम जो दे रखा है उसी क्रम में इसका वैल्यूएशन किया जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन ये ध्यान रखा जाएगा कि दी ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। यदि ऐसे ही माल की ओपन मार्केट वैल्यू आपको ज्ञात है, ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति रिलेटेड पार्टी को अलग रेट से दे रहा है या बिना मनी के दे रहा है या पार्टली मनी एंड पार्टली अदर्स दे रहा है, और दूसरे जो नॉन रिलेटेड पार्टीज है उनको माल फुल वैल्यू पर दे रहा है, तो ऐसे रिलेटेड पार्टीज के संबंध में भी वही मार्केट वैल्यू मानी जाएगी, उसी के अनुसार उसका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। सेकंड, यदि ऐसा उस माल का ट्रांजैक्शन वैल्यू ओपन मार्केट का मालूम नहीं है तो क्या किया जाएगा? एट द टाइम ऑफ सप्लाई एनी ट्रांजैक्शन ऑफ दिस अमाउंट इज फुल or any further transaction equivalent to the rules but not in money during the unavailability of the open market। यदि उस माल की ओपन मार्केट वैल्यू आपको उस समय मालूम नहीं है तो ऐसी स्थिति में वैसे ही तरीके का माल तो सप्लाई ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द अमाउंट इन फुल और फर्दर ट्रांजैक्शन इक्विवेलेंट टू द वैल्यू, उस माल ट्रांजैक्शन के इक्विवेलेंट वैल्यू के आधार पर उसकी मनी ज्ञात की जाएगी, या जो मनी दी जा रही है वो मनी प्लस अगर कोई नॉन मनी ट्रांजैक्शंस वाली अमाउंट भी उसमें कोई शामिल है तो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू ज्ञात करके इसमें जोड़ा जाएगा। अगर ये दोनों अवेलेबिलिटी नहीं है, ड्यूरिंग द अनअवेलेबिलिटी ऑफ ओपन मार्केट द टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांसफर इन फुल for the value of supply of goods or transfer involved other than money equivalent to the value of supply goods and services। इन दोनों में वही बात है, आपने ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है पूरे माल की
देन इक्विवेलेंट वैल्यू उसकी ज्ञात करेंगे, और जो मनी दी है, मनी प्लस जो अन्य अदर देन मनी दिया, उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू ज्ञात करके और उसकी पूरी ट्रांजैक्शन की वैल्यू ज्ञात कर ली जाएगी। तीसरा, इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमाइंड एज पर द अबव 3 कंडीशंस, इन तीनों कंडीशन से अगर उस माल की वैल्यू ऑफ सप्लाई ज्ञात नहीं की जा सकती हो, then the total value of consideration in money and such further amount in money that is equivalent to consideration not in the money as determined by the cost method or reducible method। यदि ऊपर के तीनों तरीकों से उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू, मार्केट वैल्यू ज्ञात नहीं की जा सकती हो, तो फिर हमें रिड्यूसिबल मेथड या कॉस्ट मेथड अपनाते हुए उसकी वैल्यू ज्ञात करनी होगी। कॉस्ट मेथड कैसे अपनाएंगे इसके बारे में बताया है। कॉस्ट मेथड फॉर डिटरमिनिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ shall apply at 110% for the cost involved in production, manufacturing or acquisition of such goods or provision of such services if the goods or services both left unclassified in any rules prescribed for the value। अब कॉस्ट मेथड से हम कैसे निकालते हैं, जो आपकी कॉस्ट है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे प्रोडक्शन की हो, चाहे एक्विजिशन की हो, इस कॉस्ट का 110% ज्ञात कर लिया जाए और वही 110% उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी अगर अन्य रूल से उसकी वैल्यूएशन करना संभव नहीं हो। आगे आ रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और डिस्टिंक्ट पर्सन। इसमें वही बात आएगी वापस घूम फिर के। द कैलकुलेशन for the value of supply of goods or services both made through the agent and not between distinct persons or related parties shall apply। अगर ये एजेंट के थ्रू हमने कोई ट्रांसफर किया है, ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यूएशन करने का वही जो तरीका इन जनरल ऊपर बताया उसी तरीके से होगा। द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, इफ ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज लाइक काइंड और क्वालिटी। अगर ओपन मार्केट सप्लाई की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ऐसे ही प्रकार के जिसकी उसी तरह की क्वालिटी और क्वांटिटी की बात हो, उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू ज्ञात कर ली जाए और वही वैल्यू इस माल की भी, सर्विसेज की भी मान ली जाए। इफ द वैल्यू इज डिटरमाइंड अंडर द अबाउट 2 मेथड्स नॉट अवेलेबल, इन 2 मेथड से भी हम उसकी मार्केट वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते, उसकी वैल्यू मालूम नहीं कर सकते हैं, देन द वैल्यू as determined by the cost method or reducible method। then ऐसी स्थिति में कॉस्ट मेथड जो अभी ऊपर बताया था उसके अनुसार उसकी वैल्यू ज्ञात की जाएगी, यदि ऊपर इन दोनों तरीकों से उसकी वैल्यू ज्ञात नहीं की जा सकती। आगे ये कहा है besides if the recipient intend to further the supply of goods to customer not related supply and the supplier value of goods equivalent to 90% of the price charged for the supply of goods such as in inventory and quality। इसमें ये बात कही गई है कि यदि प्राप्तकर्ता का इंटेंशन ये है कि वो उस माल को आगे फर्दर कस्टमर को सप्लाई करेगा, जो कि वो आगे के फर्दर कस्टमर रिलेटेड पार्टीज की डेफिनेशन में नहीं आता है, तो और ऐसे माल का वैल्यूएशन 90% के इक्विवेलेंट किया गया है, 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, जो मार्केट वैल्यू है उसका 90% अगर चार्ज किया है तो ऐसी स्थिति में वो 90% वैल्यू मानी जा सकती है। यदि इसके साथ एक कंडीशन लगाई है, 90% तक अगर वैल्यू है, दिखाया है, तो उसको उसी वैल्यू पर मान लिया जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, द रिसिप्टेंट शैल कंसीडर द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस
as part of the open market value of this goods or services if receptionist receives full eligibility to avail input tax credit। वो 90% की वैल्यू मान सकता है, या जो भी वैल्यूएशन इस बिल में दिखाया गया है उसको कंसीडर किया जा सकता है यदि रिसिप्टेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट, फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने का अधिकारी हो, उसका इंटेंशन फुल आईटीसी प्राप्त करने का है, तो फिर बिल में दिखाई गई वैल्यू मानी जा सकती है, फेयर मार्केट वैल्यू मानी जा सकती है, वैल्यूएशन सप्लाई मानी जा सकती है, लेकिन ये फेयर टर्म के अंतर्गत किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये टैक्स में धोखाधड़ी करने के पर्पज से या टैक्स को कहीं बचा के उसको आगे ट्रांसफर करने के लिए है, तो इसे नहीं माना जाएगा। इसके संबंध में अनेक केसेस हो चुके हैं। तो बिल में दिखाई गई वैल्यू एक नॉर्मल तरीके से मानी जा सकती है यदि प्राप्तकर्ता उसका आईटीसी प्राप्त करने का अधिकारी है। थैंक यू। आगे हम इसके संबंध में और बात करेंगे।